कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आपका जनाब वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग अपनी अपनी डींगे हाँकते हैं। तो डींगे हाँकने वालों से हमेशा यही बोलना कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आपका सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये बातें मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत से लोग हमें डिमोटिवेट करने पर तुले रहते हैं। वो सोचते हैं कुछ बन ही ना पाए, हम इससे से ऐसा ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं। लेकिन अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है? अपने आप को खुद कहिए कि आपका जनाब जो वक्त चल रहा है अच्छा चल रहा है, हमारा हो सकता है खराब चल रहा हो, लेकिन आपका सब खाली वक्त है। हमारा एक दिन दौर आएगा। जिस नजरिए से तुम हमसे बात कर रहे हो, नजरिया नहीं, हमारे पास एक इरादे के साथ हम बात करेंगे। तो मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फेडरल सिस्टम को लेकर रहने वाला है। और जैसा कि जानते हो, मेरा नाम संजय सिंह है और मैं इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूं। इसमें हम जो पर्टिकुलरली बुक लेकर चले एम लक्ष्मीकांत। ये जो वीडियोस होती हैं यूपीएससी, पीएससी एंड एसएससी एंड रेलवे एंड यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड और भी, यानी जहां पर हमें लगता है कि ये वीडियो मतलब जहां पर इन पॉलिटी की जो जरूरत पड़ती है, पॉलिटी की, वहां पर हम लोग इन वीडियो को लेकर आते हैं। जहां भी हमें यानी कि इंडियन पॉलिटी की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहां भी हमें इंडियन पॉलिटी की मतलब रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, हम वहां पर ये बातें करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो है फेडरल सिस्टम को रहने वाला है। देखिए, मैं सिंपल तरीके में अगर बोलना चाहूँ, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का मतलब ये हुआ जिनको यानी कि राज यानी कि अगर मैं बात करूं, जो जिन्हें पॉलिटी की बहुत अच्छा ज्ञान है कि आखिरकार यानी कि जो संविधान किस तरीके से चलना चाहिए, यानी कि संविधान का यानी कि फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, किस तरीके से कौन सी गवर्नमेंट को ढालना चाहिए। तो उस यानी कि उस तरीके के जो यानी कि अगर बोला जाए राजतंत्र या यानी कि हाँ, राजतंत्र जो यानी कि लोग अच्छा ज्ञान रखते हैं, उन्होंने यानी कि क्लासिफाइड किया है हमारी गवर्नमेंट को दो पार्टों में। एक तो है यूनिटरी गवर्नमेंट एंड दूसरी है फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पर है? यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन यानी कि नेशनल गवर्नमेंट एंड द यानी कि रीजनल गवर्नमेंट। इनको यानी कि डिवाइड किया गया है, नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। तो आखिरकार हमारी हमारी यानी कि फेडरल गवर्नमेंट कैसी है और यूनिटरी गवर्नमेंट कैसी है? बाय अगर डेफिनेशन देखा जाए, बाय डेफिनेशन, तो यूनिटरी गवर्नमेंट जो है इज वन इन विच all the powers are vested in the national government। कहने का मतलब यहां पर यह है, कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, उसकी जितनी भी पावर होती हैं, वो किसके अंदर वेस्टेड होती है, मतलब किसके हाथों में होती है? नेशनल गवर्नमेंट और यानी कि रीजनल गवर्नमेंट के हाथों में। इसका मतलब ये हुआ कि इफ एट ऑल एग्जिस्ट, ये सभी जब एग्जिस्ट करेंगी, तो वो अपनी यानी कि अथॉरिटी जो है ड्राइव फ्रॉम करेगा किससे? अथॉरिटी जो अधिकतर लेकर चलेगी नेशनल गवर्नमेंट को लेकर चलेगी। इसका मतलब हो गया कि यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है, उसके जितने भी पावर्स हैं वो दो गवर्नमेंट के हाथों में होती हैं। पहला कौन सा? यानी कि नेशनल गवर्नमेंट्स, दूसरा रीजनल गवर्नमेंट्स। ठीक है, दूसरी बात, ये सभी चीजें एग्जिस्ट करेंगी कब? ये जब अपनी यानी कि अथॉरिटी को ड्राइव करके चलेंगे किससे? नेशनल गवर्नमेंट से। बात करते हैं आगे। दूसरा बात है फेडरल गवर्नमेंट क्या है, यानी कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट क्या है। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम देखना चाहें कि जिसमें हमें यानी कि जो पावर है वो डिवाइडेड है बिटवीन यानी कि नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स। ठीक है, इनके अंदर बीच में डिवाइडेड पावर होती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड बोथ ऑपरेट देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन इंडिपेंडेंटली। बैक वाला मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। इसमें क्या था कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट थी, उस यानी कि उसकी जो पावर थी किसके अंदर वेस्टेड थी? नेशनल गवर्नमेंट एंड यानी कि रीजनल गवर्नमेंट। जिसमें यानी कि देखने को मिलता था कि जो पावर होती थी, अथॉरिटी जो थी ड्राइव कर दी जाती थी किससे? हमारी नेशनल गवर्नमेंट से उसकी अथॉरिटी को लेकर चलते थे हम लोग। तभी यानी कि इसमें ज्यादा रिलेवेंस ऑफ नेशनल गवर्नमेंट का है। लेकिन अगर इसके केस में देखा जाए तो पावर जो है वो उसको डिवाइड किया गया है किसमें? हमारी रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, एंड दोनों जो है ऑपरेट करती हैं अपने रिस्पेक्टिव फंक्शन। मतलब कहने का मतलब यहां पर यह है कि यानी कि जो यानी कि रीजनल गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है, ठीक है, और जो नेशनल गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है। ठीक है,
दोनों ही इंडिपेंडेंटली तरीके से, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है हमें देखने को मिलती है, जो यानी कि अगर बात करें जिससे यानी कि आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, जापान हो गया, चाइना हो गया, इटली हो गया, एंड बेल्जियम एंड नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, ये यानी कि ये इनमें सभी आपको यानी कि यूनिटरी मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलता है। जबकि अगर बात करें यूएस की, तो यूएस एंड यानी कि स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया और ब्राजील, अर्जेंटीना, इन सभी के अंदर हमें फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। आप जब भी फेडरल आपके दिमाग में आए, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, आप यूएस को दिमाग में ले आइए। फेडरल का मतलब ये होता है कि यूनियन एंड स्टेट वो क्या है, एक दूसरे की पावर इक्वल है। मतलब स्टेट भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेकर चल रही है, यूनियन भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेकर चल रही है। स्टेट भी अपनी गवर्नमेंट बनाकर चल रही है, यूनियन भी अपना गवर्नमेंट बनाकर चल रही है। रूल एंड रेगुलेशन जो स्टेट लेवल पर है उसी तरीके से यूनियन लेवल पर भी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों में बैलेंस पावर होता है। मतलब और अगर मान ले जैसे यानी कि इंडिया के केस में देखा जाए, क्वाजी फेडरल के केस में देखा जाए, तो उसमें यूनियन ज्यादा पावरफुल होती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यानी कि हम ब्रिटेन वगैरह में अगर देखा जाए, ब्रिटेन, फ्रांस एंड जापान, चाइना, तो इसमें सेंटर ज्यादा यानी कि डोमिनेंट होती है एज ए कंपेरिजन टू द स्टेट। लेकिन अगर इन द केस ऑफ यूएस यानी कि स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यानी कि रसिया में देखा जाए, ब्राजील, अर्जेंटीना, इन सभी में हमें यानी कि क्या देखने को मिलता है, फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है स्टेट एंड यानी यूनियन में। यानी कि कभी-कभी चढ़ा उतरी भी हो जाती है, मतलब यानी कि कहा सुनी हो जाती है, और पावर जो होती है बराबर लगभग दोनों में होती है। इन फेडरल मॉडल अगर देखा जाए तो नेशनल गवर्नमेंट जो है उसको यानी कि जाना जाता है फेडरल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और किसी किसी केस में उसे यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंड रीजनल गवर्नमेंट इज नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो रीजनल गवर्नमेंट है उसे किस तरीके से जाना जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के नाम से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट का जब केस आया तो मैंने बताया उस गवर्नमेंट को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। जबकि रीजनल गवर्नमेंट के केस में अगर देखा जाए तो उसको नॉन यानी उसको जाना जाता है किस नाम से, स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम से, ठीक है। द स्पेसिफिक फीचर जो है किसके, फेडरल एंड यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट के आर मेंशन, उनको मेंशन किया गया है, अभी जो मैं दिखाना चाहूंगा ऐसे आगे। तो द टर्म जो है यानी कि फेडरेशन, उसको ड्राइव किया गया है कहां से, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है होइडस, जिसका मतलब है ट्रीटी। ट्रीटी मतलब एक किस्म से एग्रीमेंट। तो एक ट्रीटी या एग्रीमेंट जिस वर्ड का मीन हो उसे यानी कि फेडरेशन बोलते हैं। यानी कि किसी चीज में आपने एग्रीमेंट करके रखा है। फेडरेशन का मतलब ये होता है, जैसे आप यूएस का केस ले लीजिए, उसमें स्टेट एंड यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट है कि हम चाहे जब भी यानी कि यूनियन को तोड़ के निकल सकते हैं और अपना रूल एंड रेगुलेशन या जो भी हम बनाना चाहे उसमें हमारा यूनियन को यानी कि हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो एक ट्रीटी है या एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट है। लेकिन अगर यूनियन के केस में देखा जाए जो इंडिया लेकर चल रही है, उसमें ऐसा टाइप का कोई भी एग्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है कि आप स्टेट बाहर निकल सकते हैं। नहीं, आप एक बार आ गए तो इसी में रहेंगे। ये हो सकता है कि स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं। तो यहां पर मैं यही बोल रहा था कि जो फेडरेशन है, ठीक है, इज अ न्यू स्टेट। कहने देखो आओ ये चीज आप समझ गए कि आखिरकार फेडरेशन कहां से आया। फेडरेशन जो है वो आया है यानी कि फ्यूडस वर्ड से, जिसका मतलब है ट्रीटी या एग्रीमेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो फेडरेशन इज अ न्यू स्टेट which formed through the treaty or the agreement between the various units। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो फेडरेशन है एक यानी कि क्या है, फेडरेशन इज अ न्यू स्टेट जिसमें यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं हम लोग हैं, और जो फॉर्म किया जाता है थ्रू द यानी कि बहुत सारी ट्रीटीज के द्वारा, मतलब यानी कि ट्रीटी होती है और द एग्रीमेंट होता है बिटवीन यानी कि वेरियस यूनिट्स। जैसे वेरियस यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे आप स्टेट ले लीजिए, मतलब इंडिया के केस में स्टेट ले सकते हैं, आप यूएस के केस में स्टेट ले सकते हैं, ठीक है, यूएस के केस में भी स्टेट लिख सकते हो। स्टेट और यूनियन के बीच में क्या है, एग्रीमेंट है, या स्टेट और स्टेट के बीच में एग्रीमेंट है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यूएस में 50 कुल स्टेट है, तो उसमें सभी स्टेट में ये एग्रीमेंट है कि हम सभी मिलकर साथ में रहेंगे। और ये भी एग्रीमेंट है अगर हमसे यानी कि कंडीशन फॉलो ना हुई तो हम बाहर निकल सकते हैं। ये यूएस के केस में है। तो मैं अगर बोलूं कि जो यूनिट है, यूनिट को यानी कि डिफाइन किया गया है
अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग। जैसे यूनिट जो है फेडरेशन, उसको यानी कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर यूएस के केस में देखा जाए तो उसे स्टेट के नाम से जाना जाता है यूनिट को। अगर स्विट्जरलैंड के केस में देखें तो उसे यानी कि कैंटोन्स के नाम से जाना जाता है। और अगर कनाडा की बात करें तो प्रोविंसेस है। और रशिया की में अगर बात करें तो रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक का मतलब ये हुआ कि ढेर सारी रिपब्लिक या ढेर सारे स्टेट मिलकर चाइना को बनाते हैं, इसीलिए रिपब्लिक ऑफ यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ रशिया, इस तरीके से ढेर सारे स्टेट या ढेर सारी रिपब्लिक्स मिलाकर हमारा क्या बना है, रसिया बना है। बहुत सारी प्रोविंसेस को मिलाकर यानी कि कनाडा बना है। बहुत सारी कैंटोन्स को मिलाकर यानी कि स्विट्जरलैंड मिला है। और बहुत सारे स्टेट को मिलाकर यूएस बना है। मैं सिंपल बताना चाहूँ तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आखिरकार डिफरेंस क्या है हमारे यानी कि फेडरल और यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट में। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट इधर है और यूनिटरी गवर्नमेंट इधर है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, जैसे डुअल गवर्नमेंट। आखिरकार डुअल गवर्नमेंट क्या है, तो ये है एक नेशनल एंड यानी कि दैट इज ए नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। यानी कि जो डुअल गवर्नमेंट है वो क्या है, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट है और यानी कि उसे डुअल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिंगल यानी कि अब सिंगल गवर्नमेंट क्या होती है, देखिए डुअल गवर्नमेंट मतलब मैं सिंपल बोलूं तो दोहरी शासन व्यवस्था है, एक किस्म से ये बोल सकते हैं। तो जो नेशनल गवर्नमेंट होती है वो तो चलती है, उसके साथ एक रीजनल गवर्नमेंट चलती है। रीजनल मतलब जहां पर यानी कि लोग रहते हैं उसके अनुसार कोई गवर्नमेंट ढालना। जैसे यूपी में अगर बात करें, मैं यूपी के केस में बात करूं, यानी कि यूपी गवर्नमेंट तो काम कर रही है यानी कि नेशनल गवर्नमेंट के तरीके से, लेकिन रीजनल गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था काम कर रही है। सिंपल तरीका अगर देखा जाए इन सेंट्रल लेवल पे, तो हर यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे देश में यानी कि ओपनली तरीके से गवर्नमेंट यानी कि रूल एंड रेगुलेशन को देखकर चल रही है। लेकिन लोगों के वेलफेयर के लिए उसने क्या बनाया, पंचायती राज व्यवस्था हर स्टेट में बनाई है। ठीक है, तो ये सब कुछ देखने को मिलता है। अब सिंगल गवर्नमेंट क्या होती है, तो सिंगल गवर्नमेंट में ये होता है कि नेशनल गवर्नमेंट होती है जो यानी कि जिसे जो यानी कि चाहे तो यानी कि रीजनल गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है इन केसेस ऑफ, यानी कि क्रिएट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए फेडरल यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसमें यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। यानी कि यहाँ पर हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट में हमें यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में भी मिल सकता है और अनरिटन। अगर रिटन के केस में यानी कि देखो यूनिटरी गवर्नमेंट जो है दोनों ही फ्रांस और यानी कि ब्रिटेन दोनों में है। लेकिन यहाँ पर फ्रांस में अगर बात करें तो यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। अगर ब्रिटेन की केस में बात करें तो हमें यहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। अब अनरिटन का मतलब ये नहीं कि वहां पर संविधान लिखा ही नहीं है, लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन समय के अनुसार उसमें यानी कि अपडेशन होते रहते हैं कि इस केस का डिसीजन इसलिए लिया जाएगा, इस केस का डिसीजन इस तरीके से लिया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हो गया कि उसमें कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है। लेकिन उसमें अगर इंडिया के केस में बात करें तो उसमें यानी कि क्या होता है, अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं। अगर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें अमेंडमेंट लाना बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत ही रेयरिटी होती है कोई चीज बदली जा सके। ठीक है, अब यहां पर बात है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड द रीजनल गवर्नमेंट। यानी कि अगर हम बात करें फेडरल गवर्नमेंट में तो जो यानी कि नेशनल गवर्नमेंट होती है और जो रीजनल गवर्नमेंट मतलब स्टेट की गवर्नमेंट, और यानी कि नेशनल गवर्नमेंट मतलब यानी कि सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट है उनमें यानी कि पावर का जो डिवीजन होता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट में तो हमें यानी कि पावर का डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जो ऑल पावर होती है वो नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ठीक है, यहाँ पर हमें यानी कि फेडरल गवर्नमेंट में हमें सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ज्यादा बोलबाला किसका देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भी बात होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगी, ना कोई भगवान है और ना ही मतलब यानी कि ना ही कोई देवी देवता है। मतलब अगर है तो ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है वो, सिंपल बात। लेकिन अगर इसके केस में बात करें हम लोग यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट के केस में, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है में भी सुप्रीम, यानी कि वो सुप्रीम हो सकता है, जैसे केस में यानी कि देखा जाए जापान में। बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें यानी कि सुप्रीम इनको नहीं माना जाता, जैसे ब्रिटेन में, उसमें अदर यानी कि क्राउन यानी कि इंपॉर्टेंट है। हमारा यहाँ पर अगर बात करें यानी कि हम लोग यानी कि फेडरल गवर्नमेंट में, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट में तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि में भी रिजिड हो सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, रिजिड होगा। मतलब
हमें देखने को मिलता है कि यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। अगर रिजिड की बात करें तो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकतर रिजिड हमें देखने को मिलता है। रिजिड का मतलब जिसमें हम अमेंडमेंट आसानी से ना ला सके, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम लोग ब्रिटेन के केस में, तो यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आसानी से ला सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। अब बात आती है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी फेडरल गवर्नमेंट में ये देखने को मिलता है कि हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलती है फेडरल यानी कि गवर्नमेंट में। लेकिन अगर बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट में, तो हमें यानी कि जुडिशरी जो यहाँ पर है वो या तो हमें इंडिपेंडेंट देखने को मिलती है किसी केस में, और किसी केस में हमें यानी कि डिपेंडेंट देखने को मिलती है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों होती है, मतलब कहीं पर हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलती है और कहीं पर हमें डिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलती है। यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है और यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी हो सकता है और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर भी हो सकता है। जैसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहां पर देखने को मिलता है, आपको ब्रिटेन में मिलता है, लेकिन चाइना के केस में खाली यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। ये बातें आप समझ गए। अब अगला जो लेक्चर होगा आपका वो फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलेगा। उसमें हम बात करेंगे कि आखिरकार ड्यूअल पॉलिटी क्या है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।